नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलो धुन पर मैं हूं आपके साथ आपकी खास दोस्त आरजे रितु और मैं हूं आरजे अमित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष प्रोग्राम में। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय आम दिवस। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज का दिन आम को समर्पित है। ये रस भरा, मीठा और बहुत स्वादिष्ट फल होता है। यह फल न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में खाया जाता है। आम की वैरायटीज, उनकी खेती, स्वास्थ्य के लाभ और ऐसी बहुत कुछ रोचक जानकारियां बताने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है राजेंद्र कुकसाल सर जी, जो कि एक उद्यान विशेषज्ञ है। सर, आपका 91.2 NIVH हेलोधुन पर बहुत बहुत दिल से स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार आप सब लोगों को। और बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। और आज जैसे कि सबको पता है कि 22 जुलाई है जी और बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों ने भी जिक्र किया कि आज हम जो है मैंगो डे मनाते हैं, राष्ट्रीय आम दिवस को मनाते हैं इसको पूरे भारतवर्ष में। और आम जो है इसको हम लोग फलों का राजा भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी आम की लोकप्रियता की वजह से ही ये भारत में जो है इसको ये मैंगो डे इसको मनाते हैं। और ये पसंदीदा फलों में ये सबसे प्रमुख फल है आम। और जैसे कि ऋतु जी ने बताया कि आम के फल जो हैं ये बड़े रसीले होते हैं, मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, पौष्टिक हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं और कई औषधीय गुण इनमें होते हैं। इनमें जैसे विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए और सी जो है जी सर, इससे जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है इससे बढ़ती है, इम्यून सिस्टम। इसी तरह इसमें पोटेशियम होता है काफी मात्रा में, तो हार्ट के लिए अच्छा उसको कहते हैं। इसी तरह इसमें फाइबर बहुत होते हैं जो कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं। इसी तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। सर, आपसे मैं जानना चाहती थी कि हम नेशनल मैंगो डे मनाते हैं, तो फिर इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे की? हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको हम फलों का राजा भी कहते हैं और ये ऐतिहासिक फल है। ऐतिहासिक फल इन द सेंस कि ये 4000 पुराना जो है इसका रिकॉर्ड मिलता है कि 4000 पहले से जो है ये आम प्रचलन में था। और वैसे तो ये दक्षिण पूर्वी एरिया इसका फल है। ज्यादातर इसके ओरिजिन जो है भारत का बताते हैं या बर्मा का बताते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है इसका प्रचलन बढ़ा और भारत में पूरे विश्व में जो आम उत्पादक देश हैं उन सब में भारत का जो है वो अग्रणी स्थान, प्रथम स्थान पर भारत है आम उत्पादन के मामले में। और लगभग जो है 1 करोड़ टन आम का जो है उत्पादन भारतवर्ष में होता है। क्या बात है सर, इतनी अच्छी जानकारी आप हमें और हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं सर। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसके फायदे तो बताए कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नहीं खाना चाहिए आम? वैसे तो सभी को खाना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं, अब कई तरह की चर्चाएं आती हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना क्या, ज्यादातर का जो है यही है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, क्योंकि इसमें मीठा बहुत है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो उनके लिए जो है इसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं जी। लेकिन आयुर्वेद वाले जो हैं वो इस तरह का कोई उनका प्रतिबंध नहीं है। तो अलग कई तरह की वो है जी। तो ज्यादातर तो यह है कि इसको जो है खाने से वजन बढ़ता है। कई मतलब अगर उसको सीमित मात्रा में खाया जाए जी। हाँ, अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो नुकसान देगा। वैसे शुगर के मरीजों के लिए इसके मनाही है कि चीकू और आम के लिए जो है वो मना करते हैं खाने के लिए। सर, आपने हमें अच्छी जानकारी दी। तो आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि आम उगाने के लिए हमें किस प्रकार के जलवायु की जरूरत होती है? आम बेसिकली गर्म जलवायु का फल है। ओके। और उत्तराखंड हमारा एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी है, तराई क्षेत्र भी है, भावर भी है, घाटियां भी हैं, मिड हिल्स भी हैं, हायर हिल्स भी हैं और बर्फीले पहाड़ भी।
तो हम लोग किसानों से कहते हैं कि 1000 मीटर की ऊंचाई तक, माने 3000 फीट तक आम की खेती आप कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ा ऊपर अगर आपके क्षेत्र है, मतलब 1200 मीटर तक के, तो पूरब और उत्तर दिशा में न लगाएं, क्योंकि जो ढलान होता है वो उत्तर और पूरब की तरफ जो है ठंडा होता है। क्योंकि आम जो है, आम को पाला जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब आप शुरू में पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, और अगर पाले से उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो पेड़ मर जाते हैं। तो इसलिए अमूमन संस्तुति दी जाती है कि आप 1000 मीटर तक इसकी आम की खेती कर सकते हैं। और ये आजकल ही इसका लगाने का समय है, वर्षा काल में ही इसके पौधे लगते हैं। वाह सर, कितनी इंटरेस्टिंग जानकारी दी आपने। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में भी क्या आम की खेती हो सकती है? बहुत सुंदर प्रश्न है। उत्तराखंड के जो घाटी वाले इलाके हैं, 1000 मीटर तक, मतलब 3000 फीट तक की ऊंचाई, 3000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो घाटी वाले क्षेत्रों में, वहां पर व्यवसाय खेती आम की होती है। इसलिए कि जब मैदानी क्षेत्रों का आम समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो आम हैं, जो घाटियों में जो लगते हैं, हाई हिल्स में तो नहीं हो पाता, लेकिन जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, 1000 मीटर या 1200 मीटर तक के हाइट के वाले जो क्षेत्र हैं, वहां का आम जो है, मैदानी क्षेत्रों के जब आम खत्म हो जाते हैं उसके बाद आने शुरू होते हैं। तो वहां पे किसान बड़ी सुंदर व्यवसायिक खेती करते हैं। आप इधर छत्तीसगढ़, जौनपुर, इधर नैनवा की साइड में जाएंगे, आगे भी बागेश्वर, सोमेश्वर वैली में, और लोग इससे जो है बड़ी व्यवसायिक खेती करते हैं। दूसरा पहलू यह है कि आम के कई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कच्चा आम का हम अचार बनाते हैं। जी सर। और अचार में रेशे वाले आम को प्रेफर किया जाता है, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में तो उसकी अलग अलग किस्में हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों का जो आम है, जो बीजू आम जिसको हम कहते हैं, उसमें रेशा बहुत होता है, तो उसकी बड़ी अच्छी बाजार है। और व्यवसायी जो है, जो पहाड़ों में जो बीजू आम है, वो थोड़ा 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक की हाइट में हो जाते हैं, उनको लाते हैं, और बड़ा अच्छा जो है उसमें उनको पैसा मिलता है, क्योंकि बीजू आम का जो है अचार काफी अच्छा माना जाता है रेशे होने की वजह से। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं सर। सर, अभी आम का सीजन जाने वाला है, और ऑफलाइन में हम एक मिनट सर, अभी आम का सीजन जाने वाला है, ऑफलाइन में हम इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? ऑफ सीजन में कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, आम की कई किस्में हैं जी, और बाजार में जो आम है वो अप्रैल से लेकर के और अगस्त तक रहता है। वो किस्मों पर निर्भर करता है। आप सभी जानते हैं कि आम के बारे में। आपका अल्फांजो जो है वो महाराष्ट्र का है, वो अप्रैल लास्ट आना शुरू हो जाता है। जब शुरू में बाजार में देखा होगा आपने, पीले आम जो दिखते हैं बड़े बड़े साइज के, वो अल्फांजो होता है, वो महाराष्ट्र से चलता है। उसी तरह से केसर है, कई चीजें साउथ इंडिया की जो वेरायटी है, जो अप्रैल के माह में आ जाती है, अप्रैल मई में। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जो है, अपने आप में ये आम के बाग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, और अग्रणीय राज्य हैं ये आम उत्पादक के। तो दशहरी यहाँ का मेन आम हुआ, जो कि आजकल हम लोग उसका एंड सीजन जा रहा है। उसके बाद आता है आपका लंगड़ा आएगा, चौसा आएगा। उसके अलावा आज के उसमें कई वैरायटियां आम की आ गई हैं कि जो कि उनकी कीपिंग क्वालिटी काफी आगे तक आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है, एक तो माध्यम ये है कि ताजे फल का काफी लंबे समय तक होता है। उसके अलावा आम के कई प्रोडक्ट बनते हैं, इसकी जेली बनती है, इसका आम का पन्ना बनाते हैं, उसका रस बनाते हैं। उसके बाद आजकल बाजार में प्रोडक्ट देखते होंगे, माजा करके कई तरह के प्रोडक्ट इसके आते हैं। तो इस तरह से जो है, इसके अब कई बाई प्रोडक्ट हैं जो कि पूरे साल भर जो है आम का टेस्ट लोग लेते हैं, लेकिन बाजार में ताजे फल जो हैं इसके अप्रैल से और अगस्त तक ही मिल पाते हैं। सर, आपने इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी हमें दे रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी, भारत में आम की कितनी वैरायटीज है और सबसे ज्यादा फेमस उनमें से कौन सी वैरायटीज है जो अभी भी हम खाना पसंद करते हैं? देखो, आम की 1500 करीब 1500 करीब वेरायटियां हैं।
अनगिनत वैरायटी कहेंगे उनको, मतलब इतनी तो है ही। लेकिन उसमें जो प्रचलित जो वैरायटी है, दशहरी आपने सबने सुना होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। लंगड़ा आपने सुना होगा, हाँ 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 चौसा आपने सुना होगा, केसर है, सफेदा है, बॉम्बे ग्रीन है, बॉम्बे येलो है। ये तो प्रचलित वैरायटियां हैं, और इनमें से ज्यादातर जो है जी ये प्रकृति की देन है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से अपने आप हुई है। जैसे दशहरी है, उसको बताते हैं कि मलियाबाद में, लखनऊ के पास एक शहर था दशहर करके, और उसी के नाम से उसी गांव में कोई अच्छा आम का पेड़ दिखाई दिया होगा, तो उसी का नाम वो धीरे धीरे दशहरी करके जो है उस गांव का नाम भी दशहरी पड़ गया। तो ये लखनऊ के मलिहाबाद से है, और ये 200-300 साल पुराना ये आम की वैरायटी है। इसी तरह से चौसा है, इसी तरह से लंगड़ा है। लंगड़े के बारे में भी कहते हैं कि बनारस में किसी गांव में कोई बगीचा था आम का, तो वो जिसके बगीचे में ये लंगड़ा आम था, वो माली जो है, जो बागवान जो था उसका, वो एक पांव से लंगड़ा था, तो उसके नाम पर ही वो लंगड़ा आम पड़ गया। तो इस तरह से जो है कई रोचक कहानियां आम के बारे में है। तो ये इसका बड़ा पुराना इतिहास है, और इसी कई तरह की वैरायटी हैं। बाद में जब ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, या जितने भी ये हमारे बड़े बड़े रिसर्च शोध संस्थान हैं, जी सर, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन से संकर किस्म के बीज निकाले। जो एक पुरानी वैरायटी थी तो सारी तो चांद सीडलिंग कहते हैं हम लोग, मतलब ये प्राकृतिक रूप से अपने आप विकसित हुई, और उसके बाद उन्होंने प्रोपोगेट करके इनको बढ़ाया। लेकिन बाद के समय में भारत कृषि जो अनुसंधान परिषद हमारा नई दिल्ली में है, पहले ये पूसा बिहार में हुआ करता था, तो वहां से जो भी वैरायटी निकलती है वो पूसा के नाम से निकलती है। तो उन्होंने 2 वैरायटी निकाली पहले, एक आम्रपाली नाम सुने होंगे आप, एक मल्लिका सुने होंगे। आम्रपाली और मल्लिका ये बौनी किस्में हैं। इनको अधिकतर लोग किचन गार्डन में लगाते हैं या कम दूरी पे लगाते हैं। जैसे आम का पौधा जो है, आम से आम के पौधे की दूरी जो है वो 10 से 12 मीटर रखते हैं। लेकिन ये जो बौनी वैरायटियां हैं, इनको आप पास पास लगा सकते हैं, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में ज्यादा पेड़ उसमें लगेंगे तो उत्पादन ज्यादा मिलेगा। अब जो नई शोध हुई है उसमें कई रंगीन आम आ गए हैं। पहले 2-3 किस्में थी रंगीन आम की, जैसे हुस्नारा थी, या बनराज था, या सुर्खत थी, 2-3 किस्में थी। लेकिन अब जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई रंगीन किस्में निकाल दी हैं। जैसे आपका पूसा अरुणिका है, आपका पूसा प्रतिभा है, पूसा श्रेष्ठ है, इस तरह से कई वैरायटी निकाल दी। और इन वैरायटियों की विशेषता क्या है कि एक तो आजकल लोग जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो कलर्ड फ्रूट खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल कलर की तो कलर की वजह से, रंगीन आम होने की वजह से इसकी मार्केट है, और इसकी वैरायटी की काफी मांग हो रही है। तो कई किस्में हैं, और इनको आप एक बागवानी में एक नया ट्रेंड आ गया है। जो परंपरागत हम बागवानी करते थे तो उसमें तो प्रॉपर डिस्टेंस देते थे, लंबी लंबी काफी दूर दूर पेड़ लगते थे। अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन का एक नया कॉन्सेप्ट है कि प्रति इकाई क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ों का रोपण कर रहे हैं और उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें। तो जितनी भी नई वैरायटी हैं ये हाई डेंसिटी में जो है लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो है इसको लोग लगा रहे हैं। सर, आम के पेड़ों को प्रभावित करने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है सर? चलो देखो, सभी उसके जितने भी हमारी फसलें हैं, चाहे बागवानी फसलें हों चाहे अनाजी फसलें हों जी, ये 2 तरह से नुकसान होता है। एक जैविक कारक होते हैं, एक अजैविक कारक होते हैं। जी, तो हम लोग ज्यादातर, आपका जो मकसद तो कीड़े से बीमारी से होगा, लेकिन जो प्रभावित करने वाली चीजें कई होती हैं। जी सर। तो इसमें जो जैविक जो कारक हैं वो सारे जितने आपके इंसेक्ट्स हुए, आपकी फंगस हो गई, आपका बैक्टीरिया हो गया, आपकी माइट हो गई, नेमेटोड हो गए, ये इस तरह के जो है ये सारे रोग और कीड़े जो हैं ये आम की फसल को नुकसान करते हैं। इसी तरह से एबायोटिक फैक्टर में भी जो है, अजैविक में भी आपका जैसे अगर छाया में पेड़ लगाएंगे तब भी फल कम आएंगे, बीमारियां ज्यादा आएंगी।
मतलब उसको प्रॉपर धूप भी चाहिए, पाला पड़ेगा वो भी उसको नुकसान करता है। तो इस तरह से जो है दोनों फैक्टर आम की फसल को नुकसान करती हैं। तो हमें उन सबको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। पेड़ों पर प्रत्येक शाखाओं पर धूप आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आम जो है कहीं झुरमुट में लगा दिया, घने आम के पेड़ कर दिए, तो उससे भी उनमें बीमारियां ज्यादा आएंगी। तो रोग और कीड़ों के लिए नियंत्रण से अच्छा प्रबंधन होता है कि हम बगीचे की साफ सफाई रखें। यस सर। तीन माध्यम होते हैं बीमारी और कीड़ों के, उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। पहला होता है सीडलिंग पौधे से, अगर हम पौधा रोगग्रस्त पौधा लाएंगे तो उसमें बीमारी आएगी। दूसरा होता है जो हमारी जमीन है, मतलब सीड बॉर्न डिजीज, वो क्या कहते हैं उसमें, सॉइल बॉर्न डिजीज होती हैं। तो जमीन को हम शुद्ध रखें, साफ रखें। तीसरा है एयरबॉर्न, कि वातावरण हम इस तरह से शुद्ध साफ रखें तो इनको हम नियंत्रण कर सकते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आजकल प्राकृतिक खेती का युग है, इसमें रसायनों का कम से कम हम प्रयोग करें। जो भी जैविक विधियां हैं उनसे ही हम कीड़े और बीमारियों की रोकथाम करें। ओके जी सर। सर, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि जैसे आपने बताया अभी इंटरेस्टिंग जानकारी दे ही रहे हैं आप, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आम ये अ, आम ये कहाँ का फल है और कैसे इंडिया में आया है? फिर इसका ऐसा है कि आम तो सबसे फेमस है, पर इसको हम हाँ आयात निर्यात के लिए मतलब कभी-कभी बाहर भेजते हैं। तो हाँ फिर हाँ। क्या ये फल बाहर का है कि इंडिया का ही है? नहीं, भारत का ही है। इसको जो है भारत का ही इसका ओरिजिन बताते हैं। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बर्मा या भारत को ही इसको इसकी उत्पत्ति बताते हैं इसकी। और ये इसका जैसे कि पहले भी जिक्र किया मैंने, ये 4000 साल पुराना पहले से ही इसका जो है। और देखो भारत में तो इसको पूजा जाता है, जो भी शुभ कार्य होते हैं, प्रण द्वार आप देखते होंगे, नया घर में प्रवेश करते हैं तो पत्ते लगा के करते हैं, उसकी लकड़ियों को हवन में प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें भी, सारी चीजें ये बताती हैं कि ये बहुत पौराणिक हमारा फल वृक्ष है भारत का। और क्योंकि वही वृक्ष अमूमन जिन पर वृक्षों की पूजा की जाती है, तो यही मान लिया जाता है कि जब हमारे इतने पुराने वेद और उनमें उनका वर्णन है तो ये भारत का ही इसका ओरिजिन होगा। और इस तरह से जो है इसका बहुत उपयोगी है, इसके फल भी उपयोग में आते हैं। और ये पर्यावरण का शुद्ध करने में सबसे ज्यादा योगदान पीपल के बाद इसी का है, आम का। तो इस तरह से इसके कई उपयोग हैं। सर आम के पेड़ को कौन सी जगह में नहीं लगाना चाहिए, कौन सी जगह में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे लगाना चाहिए? हाँ, वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये गर्म जलवायु का पौधा है जी, वो जहाँ पे खूब धूप आती हो। जी। और सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि जब भी किसी पौधे का रोपण करते हैं तो उस जगह की मिट्टी का सॉइल टेस्ट करवाते हैं, मिट्टी परीक्षण करवाते हैं। जी। जमीन की मिट्टी परीक्षण में एक सॉइल पीएच मान होता है कि कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कितना लवणीय है, वो टेस्ट का हमें पता लग जाता है। तो उसके लिए हम लोगों के जो मानक हैं वो ये कहते हैं कि 6.5 से 7.5 के बीच का पीएच मान हो, वही पौधों का रोपण करना चाहिए, वो अच्छी जमीन होती है। दूसरा, उसमें कार्बन लेवल 0.8 से ऊपर होना चाहिए। मतलब मोटा मोटा अंदाज ये है कि आपको सॉइल सैंपल कराना चाहिए और रिपोर्ट में लिखा रहता है कि कौन सी चीज यहाँ पे हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, या किस चीज का हमें प्रयोग करना है। जैसे अगर एसिडिक सॉइल हुआ तो हम लोग कहते हैं कि यार 100 ग्राम चूना प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें प्रयोग करें। तो इस तरह से सॉइल सैंपलिंग करा लें। जहां पर पूरी धूप आती होती है उस जगह का चुनाव करें, जहां पाला पड़ता हो वहां आम का पेड़ न लगाएं। और 1000 मीटर से ऊपर जो है, जो उत्तर और पूर्व दिशा को जहां ढलान है वहां तो पेड़ कतई न लगाएं, क्योंकि वो वहां पाला बहुत अधिक पड़ता है, वो मर जाते हैं। सर हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि सर पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा आम लगता है सर? हाँ, वो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जितनी वैरायटी मैंने बताई थी अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दशहरी भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आम को जो बगीचा लगाए हैं तो इस तरह से लगाए हैं कि लंबे समय तक हम बाजार में सप्लाई कर सकें। आपने सबसे पहले दशहरी लगाई,
तो दशहरी आपकी जो है जून में तैयार हो गई, जून आखिर में, जुलाई 15 तक खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका जो है ये लंगड़ा आ जाता है, उसके बाद आपका चौसा आ जाता है। फिर इनके साथ हमेशा एक ही किस्म का रोपण नहीं करते, एक परागण भी एक क्रिया होती है इनमें, पेड़ पौधों में। जी सर। तो एक परागण करता किस्म को, जैसे दशहरी अगर आप लगाते हैं तो उसके साथ बॉम्बे ग्रीन लगाने की हम लोग संस्तुति देते हैं, जिससे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा परागण हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आए। तो मोटे मोटे उसमें यही है कि जो गर्म जलवायु का पौधा है, जिसकी सॉइल का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में है, और जहां पाला कम पड़ता है, और यह है कि छायादार जगह पर न लगाएं, यही मुख्य बातें हैं। जी सर। सर एक प्रश्न और था मेरे मन में। सर आम के कौन कौन से गुण हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह लाभदायक है सर? हाँ, ये इसका जो फल है जी, इसमें विटामिन सी बहुत होता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें फाइबर बहुत होता है, तो पाचन क्रिया में मदद देता है। पोटेशियम होता है, तो ये हार्ट डिजीज के लिए अच्छा होता है। कैरोटीन होता है, ये आंखों के लिए ठीक होता है। तो ये पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें एनर्जी बहुत काफी मात्रा में है। जी सर। और मीठा फल है, तो ये हर तरह से जो है ये स्वास्थ्यवर्धक है, एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर को डिटॉक्स करता है। मतलब फल जो है अपने आप में सारे गुण जो फलों में होते हैं वो आम के फल में भी होते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा ही होते हैं। जी सर, कोई जानकारी? सर हमारे सभी श्रोताओं को कुछ आम के कुछ फैक्ट्स बता दीजिए सर। देखिए, जैसे कि आज जो है हम लोग आम दिवस मना रहे हैं, और उसकी उपयोगिता यही है कि बहुत लोकप्रिय फल है आम। हमारे जो है पूरे अध्यात्म में उसमें वर्णन है। आम के हर भाग का हम सदुपयोग करते हैं, उसको पूजा में उसको शामिल करते हैं, उसके हवन में उसकी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम से पर्यावरण शुद्ध होगा। अब जैसे आजकल हरेला महोत्सव चल रहा है, हरेला का पीरियड चल रहा है, तो सभी से मेरा अनुरोध होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आम के पौधे लगाएं। उन पे पौधे नर्सरियों से क्रय करते समय देख लें कि उसकी जड़ें कटी ना हो। वैरायटी का नाम पूछ के लगाएं। एक ही वैरायटी के ज्यादा पेड़ न लगाएं, उसके साथ पॉलिनेटर भी अवश्य लगाएं। लगाते समय ध्यान रखें कि जितना वो नर्सरी में पेड़ दबा हो उतना ही उसको जो है, जब गड्ढा खोदें 3 बाई 3 फीट का, उसको फिर खोदने के बाद उस मिट्टी में गोबर वगैरह, सड़ी गोबर की खाद सब मिला के उसको पुनः भर लें। जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर मिट्टी भरें, जिससे कि बरसात की मिट्टी में वो बैठ जाए, पानी ना रुके उस पर। और जब पौधा लगाएं तो जितना पौधा नर्सरी में दबा हो उतना ही लगाएं, और ध्यान रहे कि लगाते समय उसकी पिंडी ना टूटे। उसके बाद उसका विशेष ध्यान ये रखें कि जाड़ों में 15 नवंबर के बाद अमूमन पाला पड़ता है, तो उसे बचाने के लिए उसको झोपड़ी जो है उस पर बना लें। और झोपड़ी में ये नहीं कि खाली ऊपर से उसको टोपी जैसी पहना दिया और चारों तरफ से खुला छोड़ देंगे। उसको एकदम पूरा कवर कर लें, पूरब दिशा में खुला छोड़ दें, बाकी उसको तीनों दिशाओं से बंद कर लें। 1-2 साल आपको पाले से उसको बचाना होगा। तो इस तरह से अगर आप पेड़ की सुरक्षा करते हैं तो 3-4 साल बाद, 4-5 साल बाद वो फल देने लग जाता है आम जो है। तो इस प्रकार से जो है आप आम दिवस को मना सकते हैं। बगीचे में जाइए, आम के फल खाइए, उसके कई प्रोडक्ट बनाइए। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से आप आम दिवस को मना सकते हैं। सर धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आपने हमें कीमती समय दिया और बहुत सारी जानकारी दी। दोस्तों, आम के इस खास दिन पर हमने इस स्वादिष्ट फल की बारे में बातें की। आशा है कि आप सबको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आम की मिठास आपके जीवन में हर दिन बनी रहे और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे खुशी खुशी मनाएं। 91.2 NIVH हालोदून की टीम की ओर से आपको आम के इस उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अगले एपिसोड तक खुश रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हालोदून। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।